अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने आईआर स्टार्ट किया हुआ है। तो वाइब्रेशनल कपलिंग जो था वो स्टार्ट कर रहे थे, वो हमारा हाफ हुआ था, थोड़ा रह गया था, उसका कंसेप्ट क्लियर कर देता। वाइब्रेशनल कपलिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि जब दो वाइब्रेशंस जो हैं, जो दो कॉमन एटम आ रहे हैं, एक कॉमन एटम के इर्द गिर्द दो एटम सेम सेम आ रहे हैं, या उनके बॉन्ड सेम है, या उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, या उनकी वाइब्रेशन सेम है, या कॉमन बैंडिंग और स्ट्रेचिंग मोड्स के अंदर हैं, तो क्या होता है कि उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो कपल हो जाती हैं। तो उसके नतीजे में जो नई वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, उसका एम्पलीट्यूड जो है उस वेव का ज्यादा होता है। तो ये जो इंटरेक्शन है, ये जो फ्रीक्वेंसी है उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी जितना ज्यादा ये सेम सेम एटम होंगे। मतलब एक तो ये था कि इनके जो बॉन्ड थे वो सेम आ रहे थे, दूसरी ये थी फ्रीक्वेंसी सेम हो फिर भी कपल कर जाएंगी। अगर ये एटम भी सेम होंगे, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आ रहे हैं, तो इनके अंदर कपलिंग जो है वो मैक्सिमम होगी। अगर कपलिंग इनके अंदर मैक्सिमम होगी तो इसका क्या मतलब है, इसके अंदर कपलिंग मैक्सिमम होगी तो इसका मतलब है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद अगर हम ये वाला कोई कंपाउंड देखें, तो अगर हम ये देखें ए और एफ के दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं है। इधर ए और बी देखें तो इसके एक साइड भी तो बॉन्ड खड़ा है, लेकिन दूसरी साइड जो है वो खाली है। तो ए और बी के दरमियान जस्ट स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी, इसके दरमियान बेंडिंग वाइब्रेशन जो है नहीं होगी। हमने कहा था कॉमन बॉन्ड उनके दरमियान होगा, तभी जाके उनके दरमियान जो है बेंडिंग वाइब्रेशन होगी और फिर ही जाकर कपलिंग होगी। अब ए और बी के दरमियान इधर कोई कॉमन बॉन्ड नहीं है, तो इनके दरमियान कपलिंग नहीं होगी। अगर यही हम बी और सी देखें, तो या ए और सी देखें, तो इनके दरमियान बी जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इनके दरमियान हम कह सकते हैं कि कपलिंग होगी। यहाँ पर अगर हम देखें ई और एफ के दरमियान कोई कॉमन बॉन्ड नहीं आ रहा, तो इनके दरमियान भी कपलिंग नहीं होगी। अगर यही हम देखें एफ और डी के दरमियान, तो यहाँ पर ई कॉमन आ रहा है। ई और सी के दरमियान देखें तो डी कॉमन आ रहा है। तो जिनके दरमियान कोई बॉन्ड कॉमन आ रहा होता है, तो उनके दरमियान जो है वो कपलिंग होती है। अब आगे हम कोई कंपाउंड लेंगे, मिसाल के तौर पर हम ये अल्कोहल ले लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के। प्राइमरी अल्कोहल हमने अगर लिए तो इसके अंदर एक कार्बन था, जस्ट इसके अंदर जो था वो हमारे पास क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पर कोई और कार्बन एटम था नहीं था, तो कार्बन और ऑक्सीजन का हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर कपलिंग नहीं है। तो इसकी जो पीक थी वो 1034 पर सेंटीमीटर के ऊपर आ रही थी। लेकिन जब हमने इसके में एक सेकंड कार्बन एटम जो है वो इंटर करवा दिया, तो अब जो है कार्बन ऑक्सीजन की जो पीक, ये दो बॉन्ड जो है वो कॉमन आ रहे हैं, दो एटम कॉमन आ रहे हैं, तो इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो और ही ज्यादा थोड़ी बढ़ जाएगी। इससे बढ़कर ये 1053 पर सेंटीमीटर हो गई है। लेकिन अगर हम ये करते हैं कि इसके इस साइड पे भी हम कॉमन बॉन्ड लेके आ जाते हैं, इसकी दूसरी साइड पे भी हम कॉमन बॉन्ड लेके आ जाते हैं, और दरमियान में फिर हम कार्बन ऑक्सीजन की पीक चेक करते हैं। अगर ये देखें तो ये एटम देखें, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, हम इसकी पीक चेक करना चाहते हैं। इधर भी कार्बन का बॉन्ड है, इधर भी कार्बन है, तो दोनों तरफ से आ रहा है, तो इसकी पीक और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये जो थी 1105 पर सेंटीमीटर के ऊपर आ रही थी। तो जितने ज्यादा एटम जो है वो सराउंडिंग में बढ़ते जाएंगे, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो कपलिंग की वजह से उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। उसके बाद हम आएंगे आईआर की इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर। आईआर का इंस्ट्रूमेंट किस तरह का होता है, वो वर्क किस तरह करता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक होता है आईआर का रेडिएशन सोर्स। वहां से हमारे पास दो तरह की रेडिएशन निकलती है। आगे हमने दो लेंसेज लगाए होते हैं, एक रेडिएशन इस लेंस के ऊपर लगती है, इसके ऊपर लगती है दूसरी, फिर वापस आती है, फिर इनके पीछे दो जो है वो लेंस लगे होते हैं। तो ये एक जो होती है, यहाँ पर हमारे पास ये सैंपल कंपार्टमेंट होता है, एक ऊपर हमारे पास रेफरेंस सेल रखा होता है और एक सैंपल सेल रखा होता है। हम बेसिकली रेडिएशन को है वो दो में डिवाइड ही इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास सैंपल कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो दो सेल होते हैं। एक जो है वो रेडिएशन रेफरेंस से पास करती हैं, और एक जो है वो सैंपल से पास करती हैं। सैंपल के बाद पास करने के बाद जो ये रेडिएशन है ये रेफरेंस वाली ऑप्टिकल वेज के थ्रू जाती है, और दूसरी जो ये सैंपल वाली है ये ऑप्टिकल चोपर के थ्रू जाती है। यहाँ पर क्या होता है, सैंपल कुछ रेडिएशन ऑब्जर्व कर होता है, जो बाकी होती हैं वो उनको ट्रांसमिट कर रहा होता है। अब यहाँ पर रेफरेंस क्या करता है, रेफरेंस जो होता है वो वाली रेडिएशन जो हमारे पास रेफरेंस हमने एज अ रेफरेंस के तौर पर सेल लिया हुआ है, सैंपल में से वो रेडिएशन जो है वो निकाल देता है, और बाकी जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन होती हैं उनको इधर भेज देता है। और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि
हमारे पास हो सकता है कि इधर रेडिएशन जो है ज्यादा इंटेंसिटी की आ रही हो, इधर कम की आ रही हो। तो ये जो हमारे पास ऊपर सर्वोमीटर होता है, जिसको हम सेंक्रोनस मोटर भी कहते हैं, तो ये ऑप्टिकल वेज को ड्राइव करता है। और ये रेफरेंस और सैंपल की जो बीम होती है, इनकी रेडिएशन की जो बीम की इंटेंसिटी होती है वो बराबर करता है। और फिर ऑप्टिकल चॉपर जो है अल्टरनेटिवली जो है ट्रांसमिटेड ऑब्जर्व रेडिएशन जो है मोनोक्रोमेटर के अंदर भेजता है। ये आगे मोनोक्रोमेटर होता है, बेसिकली ये लेंसेज का एक कंपार्टमेंट बना होता है। उसके बाद मोनोक्रोमेटर से जो रेडिएशंस होती हैं सिंगल वेवलेंथ के अंदर कन्वर्ट होती हैं, और डिटेक्टर के थ्रू जो है डिटेक्ट होके एम्पलीफायर जो होता है वो उसको रिकॉर्डर में जो है वो शो करवा देता है। और रिकॉर्डर के ऊपर जो है वो हमें एक ग्राफ टाइप जो है एक हमें स्पेक्ट्रोग्राफ मिल जाता है। वहां से हम जो है उनके फ्रीक्वेंसी के जो रीजन होते हैं वहां से हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन से रीजन के अंदर फॉल कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि यह यहाँ पर जो हम रेफरेंस ये सैंपल कंपार्टमेंट ले रहे हैं वो मोनोक्रोमेटर से पहले ले रहे हैं। जबकि हम उधर जो ले रहे थे हमारे पास यूवी के अंदर हमने पढ़ा था, उसके अंदर हम पहले मोनोक्रोमेटर लेते थे, फिर जो है वो सैंपल कंपार्टमेंट लेते थे। तो इसका क्या फायदा है? इसका फायदा यह है, एक तो हमारे पास आईआर की जो बीम होती है वो स्कैटर बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर हम ये मोनोक्रोमेटर पहले लेंगे तो वो सैंपल तक जो है नहीं पहुंच पाएगी, या थोड़ी कम पहुंचेगी, स्कैटर होकर पहुंचेगी। तो इसलिए हम इसको पहले लेते हैं। और यूवी के केस में हमारे पास जो यूवी रेडिएशन होती है वो सैंपल को डीकम्पोज कर देती हैं, उनकी रेडिएशन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो इस वजह से जो आईआर रेडिएशन होती है वो सैंपल को डीकम्पोज नहीं करती। तो इस वजह से हम इसको जो है सैंपल कंपार्टमेंट जो है वो मोनोक्रोमेटर से पहले ले लेते हैं। बेसिकली हमारे पास जो इंफ्रारेड के इंस्ट्रूमेंट है दो तरह के होते हैं, एक डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, और दूसरा जो है आजकल नया जो मॉडर्न यूज हो रहा है फोरियर ट्रांसफर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। तो हम जो अभी हैं वो डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। नेक्स्ट हम इसके थोड़ी थोड़ी इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। सोर्स जो होता है वो डिफरेंट टाइप के सोर्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे क्या क्या कौन से सोर्स हैं। यहाँ पर सैंपल के बारे में आपको बता देता हूँ, सैंपल हम किस तरह लेते हैं। अगर तो हमारे पास कोई है सैंपल लिक्विड फॉर्म में, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम KCl या KBr की जो होती हैं मोस्टली, या NaCl की प्लेट्स लेते हैं, मैश प्लेट्स। उनके दरमियान जो है ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करने के बाद उनको मैश बन जाता है, उसको हम सैंपल कंपार्टमेंट के अंदर रख देते हैं। और फिर उसके ऊपर जो है वो रेडिएशन फॉल करवाते हैं। जब रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं तो उसके नतीजे में हमें ग्राफ जो है वो दिखा देता है। अगर वो हमारे, लेकिन इसके अंदर ये है कि जो हमारे पास होता है NaCl और KCl होते हैं, थोड़े KBr की शीट्स जो होती हैं KCl की वो थोड़ी महंगी होती हैं। तो हम मोस्टली NaCl और KCl को मोस्टली जो है यूज किया जाता है इसके अंदर। और अगर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हो तो सॉलिड फॉर्म में हम पहले उसको NaCl या NaBr के साथ ग्राइंड कर देते हैं। KBr के साथ ग्राइंड करने के बाद जो है हम उसको जो है सैंपल कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो रख देते हैं। और सेकंड इसका तरीका ये है कि जो हमारे पास हमारा सोल्यूशन होता है सॉलिड फॉर्म में, अगर तो उसको ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करने के बाद जो है नोजोल हमारे पास होता है एक टाइप का सोल्यूशन होता है लिक्विड, उसके अंदर हम इसको डिजोल्व कर लेते हैं। नोजोल के अंदर डिजोल्व करने के बाद हम उसकी जो NaCl की या KBr की जो प्लेट्स होती हैं उनके दरमियान जो है मैश कर लेते हैं, फिर उसको इसके अंदर रख देते हैं। तो ये सैंपल को यूज करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, उनके अंदर रख लेते हैं। उसके बाद है IR के अंदर हम रेडिएशन सोर्सेज कौन कौन से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है नस्ट ग्लोअर, इसको हम यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली एक सिलिंड्रिकल रॉड होता है, इस तरह का एक सिलेंडर होता है, एक लंबा सा रॉड होता है जिसकी लंबाई जो है 20 मिलीमीटर होती है, और वेथ जो है 1 to 2 मिलीमीटर तक होती है। और इसको बैर से जो है वो यहाँ पर जो है इसकी सीलिंग की हुई होती है प्लाटिनम के साथ, ताकि ये इलेक्ट्रिकल जो है वो कंडक्शन शो कर सके। और इसके अंदर जो है रेयर अर्थ ऑक्साइड जो है वो फिल किए जाते हैं, जैसे कि जिरकोनियम ऑक्साइड तकरीबन 90%, 7% जो है ये वेनेडियम ऑक्साइड, और 3% एर्बोनियम ऑक्साइड जो है। इस तरह इसका जो है वो टोटल 100% जो है इसको इस रेशियो के साथ फिल कर लिया जाता है। जब इसको फिल कर लिया जाता है, यहाँ पर प्लाटिनियम की सीलिंग कर ली जाती है, फिर इसको हम नीचे से क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब हीट करेंगे
तो तकरीबन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब इसको हीट करेंगे तो इसके नतीजे में जो रेडिएशन यहाँ पे जाएंगी तो यहाँ पर जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या करेंगे, एक्साइटेशन शो करेंगे। जब एक्साइटेशन शो करेंगे हम हीट रोकेंगे, फिर डी एक्साइट करके जब वापस आएंगे तो उसके नतीजे में जो रेडिएशन है वो यहाँ से निकलेंगी और वही IR की रेडिएशन होंगी। इनिशियली स्टार्ट के अंदर इसको हम एक्सटर्नल हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, बाद में ये खुद ब खुद रेडिएशन जो है वो एमिट करता रहता है। क्योंकि ये मटेरियल जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर इंसुलेटर होता है, इसलिए इसको अंदर स्टार्ट के अंदर थोड़ी हीटिंग चाहिए होती है। लेकिन जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो फिर ये खुद कंडक्टर हो जाता है, खुद कंडक्टेंस शो करना शुरू कर देता है। उसके अलावा ये फ्रेजाइल होते हैं, इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, इतने ज्यादा महंगे नहीं होते, और इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को होता है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। यानी कि वही बात आ जाती है रूम टेम्परेचर के ऊपर ये जो है हमारे पास इंसुलेटर होते हैं, तो इसको ऊपर ही हीटिंग जो है वो जरूरी है ताकि ये कंडक्शन शो करवा सके। उसके अलावा जो रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर के हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्योंकि ये इंसुलेटर था इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा थी तब टेम्परेचर कम था, जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गई, तो सर्किट जो है उसने जो है वो करंट जो है कंडक्ट करना शुरू कर दिया, कंडक्टर वो बन गया। लेकिन अब इसका सर्किट को जो है वो इस तरह से डिजाइन करते हैं कि बहुत ज्यादा करंट इसके अंदर हाई भी ना हो जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ग्लोबल सोर्स। सेकंड जो ग्लोबल सोर्स है ये भी बिल्कुल उसी तरह का होता है, लेकिन ये सिलिकॉन कार्बाइड का एक रॉड होता है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 5 मिलीमीटर होती है और जो लेंथ होती है 50 मिलीमीटर तक होती है। इसको भी हम इलेक्ट्रिकली 1500 केल्विन तक हीट करते हैं। जब इसको हीट कर लेते हैं तो फिर हम इसको ना कूल भी करना पड़ता है इसके, क्योंकि आर्सिंग हो सकती है। अब आर्सिंग क्या होती है, हो सकता है कि जब इसको हीट करें जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो एक सर्किट से दूसरे सर्किट को छोड़कर तीसरे सर्किट के अंदर जंप कर जाए। मतलब जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसके दरमियान जो है वो आराम आराम से ना बढ़े, जंप कर करके बढ़े, तो एकदम से बढ़े एकदम से कम हो, ये इसको हम कहते हैं आर्सिंग का फेनोमेनन। तो इस वजह से इसको थोड़ा कूल करना जो है वो जरूरी होता है, इसको हम कूल कर लेते हैं ताकि आर्सिंग का फेनोमेना ना हो। उसके अलावा इसके अंदर हमें कोई प्रीहीटिंग की जरूरत नहीं होती है, पहले सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो कंडक्टर है, ये कंडक्ट कर लेता है। और इसकी जो हमारे पास स्पेक्ट्रल आउटपुट होती है शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर ली जाती है, और उसके नतीजे में जो इसकी आउटपुट होती है वो बहुत ज्यादा हाई आती है। मतलब इसके नतीजे में जो हमें मिलता है वो स्पेक्ट्रास मिलते हैं इसके ग्लोबल सोर्स को एज अ रेडिएशन सोर्स के तौर पर यूज करने में, उसके नतीजे में हमें स्पेक्ट्रल आउटपुट जो है वो क्लियरली विजिबल नजर आती है। उसके बाद इसके अंदर इनकैंडिसेंट वायर सोर्स भी यूज करते हैं। बेसिकली ये एक टाइटली बाउंड जो है नाइक्रोम की वायर होती है, इसको हम नीचे से 1100 केल्विन तक हीट करते हैं। इसकी इंटेंसिटी जो होती है जो इसके नतीजे में रेडिएशन प्रोड्यूस होती है उनकी इंटेंसिटी लो होती है, लेकिन इनकी लाइफ जो है वो लॉन्गर होती है। मतलब रेडिएशन इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, काफी देर तक जो है काफी अर्से तक रह जाती हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है। और इसी तरह का एक सोर्स है, जिस तरह यहाँ पर हम नाइक्रोम वायर यूज कर रहे हैं, हम अगर रोडियम वायर जो है उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है वो सिरामिक लेयर के अंदर सील करना पड़ता है जो रोडियम वायर का सोर्स है। तो इस वजह से मोस्टली जो है यहाँ पर नाइक्रोम वायर को ही यूज किया जाता है। उसके बाद है मरकरी आर्क। ये मोस्टली फार IR रीजन के लिए यूज होता है, मतलब आगे जाके जो माइक्रोवेव रीजन के साथ मिल रहा होता है उसके वहां पर यूज होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर के ऊपर ये भी एक क्वार्ट्ज जैकेटेड ट्यूब होती है, मतलब क्वार्ट्ज की बनी हुई एक ट्यूब होती है, और इसके अंदर मर्क्यूरी जो है वो फिल किया होता है। जब इससे हम करंट पास करते हैं प्रेशर को 1 ATM से ज्यादा रख के, जब करंट पास होगा तो मर्क्यूरी क्या करेगा, हीट होगा, वो क्या करेगा, एक्साइटेशन शो करेगा। जब वो एक्साइटेशन शो करेगा तो एक्साइटेशन का क्या मतलब है, मर्क्यूरी यहाँ पड़ा तो यहाँ से उठकर ऊपर वाले लेवल पे चले जाएगा, उसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी। जब मर्करी आयोनाइजेशन करता है तो वो क्या बना देता है, प्लाज्मा बनाता है। प्लाज्मा यहाँ पर आया हुआ है, प्लाज्मा दोबारा जब डी आयोनाइजेशन करेगा तो वो कुछ UV विजिबल रेडिएशन जो है वो एमिट करेगा, और कुछ जो है वो फार IR, यानी कि जो उसका इंटेंस रेडिएशन वहां पर रिलीज हो रही होंगी वो फार की होंगी, और जो नैरो डिस्क्रीट लाइंस होंगी वो UV की होंगी। इस वजह से जो मर्करी आर्क लैंप है ये UV विजिबल रीजन के अंदर भी यूज किया जाता है और IR के अंदर भी यूज इसको किया जाता है।
उसके बाद है टंगस्टन फिलामेंट लैंप। ये नियर आईआर रीजन के अंदर यूज होता है। इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पर टंगस्टन लगा होता है, बल्ब की तरह का ही होता है, और बाहर जो इसके होता है क्वार्ट्ज का बल्ब होता है। यहाँ पर ये जो वायर होती है यहाँ पर लगी हुई है टंगस्टन की होती है, जिसको हम फिलामेंट भी कहते हैं। और बाहर जो बल्ब होता है इसके अंदर यहाँ पर जो है आयोडीन के वेपर को जो है वो फिल कर लिया जाता है। जब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, करंट को सप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर टंगस्टन क्या करेगा, हीट होना शुरू होगा, तो यहाँ पर टंगस्टन वेपोराइज होना शुरू होगा। टंगस्टन यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर आकर एक ट्यूब बना लेगा, बंद होता जाएगा। यहाँ पर बल्ब के बाहर जो है वो बैठता जाएगा। जब बल्ब यहाँ पर बैठेगा तो बल्ब के बाहर ये टंगस्टन बैठ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आगे से जो लाइट जो है वो बाहर नहीं जा सकेगी, एरिया बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब है उसकी इंटेंसिटी जो है वो, लाइट आउटपुट जो है वो क्या हो गई है, डिक्रीज कर जाएगी। फिर हम यहाँ पर हीटिंग जो है वो थोड़ी कम करेंगे। जो हमारे आयोडीन के वेपर है ये क्या करेंगे, टंगस्टन को यहाँ से रिमूव करना शुरू करेंगे। टंगस्टन को यहाँ से रिमूव करके ले आके दोबारा वापस इधर डिपॉजिट करेंगे। जब इधर इसको डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पर अब जो लेयर बनी हुई थी वो खत्म हो गई है। अब मतलब ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी कि रेडिएशन यहाँ से निकल हो जाती सकती है। तो इसके नतीजे में इसकी जो लाइट इंटेंसिटी है वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर बेसिकली दो ही फेनोमेनास हो रहे होते हैं। जब यहाँ पर ये वेपोराइज होकर यहाँ पर बैठना शुरू होगा, वहां पर इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, लाइट आउटपुट जो है वो डिक्रीज होगी। लेकिन जब यहाँ पर इसको आयोडीन वापस लेके आएगा, यहाँ पर वापस इसकी जो है वो यहाँ पर थिक बना देगा इसकी लेयर। जब ये थिक बनेगी तो फिर इसकी लाइट जो है वहां से लाइट आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है हम आईआर के कुछ लेजर सोर्सेज भी यूज करते हैं, जो एज इनको हम रेडिएशन सोर्स यूज करते हैं। अब लेजर सोर्सेज को हम क्यों यूज कर रहे हैं, लेजर सोर्सेज को हम इसलिए यूज करते हैं कि इनकी, हमने लेजर को देखा होगा आपने कभी, वो टार्च वगैरह जिसके अंदर वो लेजर वगैरह, लेजर लाइट्स आती हैं, वो देखी हो तो उनकी जो रेडिएशंस होती हैं बहुत ज्यादा इंटेंस होती हैं। मतलब थोड़ी नैरो होती हैं, बारीक होती हैं, लेकिन वो या काफी दूर तक रही होती हैं। तो इस वजह से हम इनको लेजर सोर्सेज को यूज करते हैं। अब कुछ जो लेजर सोर्सेज होते हैं वो ट्यूनेबल होते हैं। ट्यूनेबल का मतलब ये है कि वो एक या एक से ज्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो एमिट कर रहे होते हैं। जबकि कुछ जो होते हैं उनकी जो मोनोक्रोमेटिक होते हैं, एक ही वेवलेंथ की एमिट करते हैं, जिनकी इंटेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, लेकिन इनकी लाइन वेड्थ जो है वो हमें पता है कि इनकी कम होती है। दो दो तरह के मोस्टली जो लेजर सोर्सेज यूज किए जाते हैं, उनके अंदर एक गैस फेज है और दूसरा जो है सॉलिड स्टेट है। और मोस्टली जब हमें किसी कंपाउंड के बारे में क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना हो, जब हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मतलब उसकी हम क्वांटिटी का पता लगाना चाह रहे होते हैं, तो फिर ये हमारे पास मोस्टली आईआर लेजर सोर्सेज यूज किए जाते हैं। इसके अंदर एक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड लेजर सोर्स है। ये ट्यूनेबल आईआर लेजर सोर्स है, जो मतलब एक या एक से ज्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन को जो है वो एमिट करता है। ये मोस्टली एटमॉस्फेरिक और एक्वा सोल्यूशन, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर या एक्वा सोल्यूशन के अंदर, वाटर वगैरह के अंदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए हम मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड का लेजर सोर्स यूज करते हैं। ये इसका जो लेजर सोर्स होता है, हमने पढ़ा है कि ये क्या है, ट्यूनेबल है, यानी कि इसकी जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करेगा। तो ऑलमोस्ट ये 100 क्लोजली स्पेस डिस्क्रीट लाइन जो होती है उनको एमिट कर रहा होता है, जिनकी वेवलेंथ की रेंज 900 से लेकर 1100 पर सेंटीमीटर फ्रीक्वेंसी की रेंज ये होती है। अब इसमें से जो कुछ लाइंस होती हैं, 100 लाइंस हैं और क्लोजली स्पेस स्पेस हैं, ये क्या करेंगी, वो अपने करीब करीब वाले लेवल के साथ मिल जाएंगी। और इसके अंदर मोस्टली जो हमारे पास एनालाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैस फेज के अंदर होती हैं। तो ये लाइन जो होती हैं उनके, जो हमारे पास गैस फेज के, हमने पढ़ा था कि सैंपल के अंदर हमारे एटम वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उसके नतीजे में भी रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही होती है। बेसिकली जो आईआर की रेडिएशन होती है वो सैंपल के अंदर जो हमारे पास ईएमआर प्रोड्यूस हो रही होती है उनके साथ इन्हें कंसीड ही करना होता है। तो ये सारी 100 की 100 तो सैंपल के साथ अब कंसीड नहीं करेंगे, कुछ तो ट्रांसमिट भी होंगी। तो कुछ जो होंगी उनके जो वाइब्रेशनल रोटेशनल लेवल हमारे सैंपल जो में गैस फेज में दिया होगा उनके साथ कंसीड करेंगी। कंसीड करने के बाद कुछ वहां पर अब्जॉर्ब हो जाएंगी और कुछ जो है वहां पर ट्रांसमिटेंस हो जाएंगे, और डिटेक्टर उसके नतीजे में हमें ग्राफ देगा। इस वजह से, क्योंकि ये जो है
डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर हम इन्वायरमेंट आजकल हमें पता है कि एक चैलेंजिंग बन चुका है कि इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा गैसेज हैं जो पोल्यूटेड हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैसेज हैं, इस तरह वाटर के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स हैं। तो क्योंकि ये उसके लिए यूज होता है, तो इस वजह से जो लेजर सोर्स है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसको एक एक्सीलेंट सोर्स माना जाता है। और ये जो है डिफरेंट स्पीशीज की क्वांटिटी डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल ये एयर के अंदर जो है अमोनिया बहुत ज्यादा आजकल टॉक्सिक गैस है, इसको डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। और नीचे ये सारे केमिकल जो दिए हुए हैं, ये सारे पोल्यूटेंट ही हैं। ब्यूटाडाइन, बेंजीन, एथेनॉल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सब को डिटेक्ट करने के लिए हम जो मोस्टली रेडिएशन सोर्स यूज करते हैं, वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड लेजर सोर्स ही है। लेकिन क्योंकि ये ट्यूनेबल है, इसकी ज्यादा रेडिएशन निकल रही है, तो इसके मतलब इसके ऊपर कॉस्ट भी ज्यादा आ रही है, तो ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास डायोड लेजर है, इनको यूज किया जाता है। इनकी एक तो ये एक्सपेंस कम होता है इनका, क्योंकि ये ट्यूनेबल नहीं होते। इनको हम सॉलिड स्टेट डायोड लेजर भी कहते हैं, और इनकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है मोस्टली नियर आईआर रीजन के अंदर ही फॉल कर रही होती है। हमारे पास बहुत से कमर्शियल आईआर के इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं जो डायोड लेजर को यूज कर रहे हैं, लेकिन ये मोस्टली फूड और फ्यूज के अंदर अगर कोई टॉक्सिक केमिकल है उनको डिटेक्ट करने के, अगर हमने डिटेक्ट करना हो आईआर के थ्रू, तो फिर हम वहां पर जो रेडिएशन सोर्स यूज करते हैं वो डायोड लेजर यूज करते हैं। अब इनकी जो इमिशन लाइन होती है वो बहुत ज्यादा नैरो लाइन होती हैं, और ये स्पेसिफिक सिर्फ एप्लीकेशन के लिए यूज ही होती हैं, मतलब सिर्फ फूड और फ्यूल के लिए इनको मोस्टली जो है वो यूज किया जाता है। और ये वही बताया हुआ है आइडियल फॉर द प्रोसेस एनालिसिस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल। प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल यही होता है कि हमारी फूड जो होती है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके अंदर कोई टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह तो नहीं है, उनको डिटेक्ट करने के लिए वहां पर जो है हम डायोड लेजर को यूज करते हैं। लेकिन इनकी जो है वो इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, जिस तरह जो चीज महंगी है उसकी एप्लीकेशन साफ ज्यादा होंगी। तो ट्यूनेबल लेजर, जिस तरह हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेजर सोर्स पड़ा है, जितनी उसकी एप्लीकेशन है, जितना ज्यादा वो वर्सटाइल है, ये उतने ज्यादा वर्सटाइल नहीं होते हैं। उसके बाद इनकी ये समरी है डिफरेंट आईआर जो सोर्सेज हैं। हमारे पास जो नर्स ग्लोवर था, इसको हम 1500 केल्विन के ऊपर ऑलमोस्ट हीट कर रहे थे, और इसकी ये विड्थ लाइन थी, ये सारा कुछ दिया, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिटेक्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आए तो आप पॉइंट अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।